अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों पर वार किया है। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में दहशतगर्दों ने स्कूल जाने वाले बच्चों की बस पर हमला करके 4 बच्चों, बस ड्राइवर और हेल्पर समेत 6 अफराद को शहीद कर दिया है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं। खातून, एक मर्द और 12 जख्मी बच्चों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में 3 तालिबात शहीद हुई हैं। शहीद तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। खुजदार वाक़े के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुँचे, जबकि वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी उनके साथ थे। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को निशाना बनाया। अपने बयान में ISPR का कहना है कि बुज़दिलाना हमले में स्कूल के मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया गया। खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहा है। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। भारत दहशतगर्द प्रॉक्सीज को पाकिस्तान में बच्चों और शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय हुकूमत का बतौर रियासती पॉलिसी दहशतगर्दी करवाना पस्त अखलाकियात का अक्कास है। बुज़दिलाना भारतीय स्पॉन्सर्ड हमले के मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उनकी हौसला अफजाई करने वालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत का मकरूह चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि हमारे पास इंटेलिजेंस थी, मगर मासूम बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली है और ये हिंदुस्तान की सोच है। रिस्पॉन्स वॉज एक्सपेक्टेड इन बलूचिस्तान और इसकी हमारे पास इंटेलिजेंस थी भी, लेकिन मासूम बच्चों को निशाना बनाना ये वो बुज़दिली है, ये वो हिंदुस्तान की अजय देवल की सोच है कि वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं, क्या वो बच्चों तक आ गए हैं और बच्चों को निशाना बना। मुक़द्दस खून की कसम खा के मैं आपको कहता हूँ कि आपकी हुकूमत और आपकी रियासत चुन चुन के इंशाअल्लाह ताला उनको जहन्नुम वसल करेगी जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। अमेरिका ने खुजदार में बच्चों पर हमले की मजम्मत की है और इस्लामाबाद में अमेरिकी सिफारत खाने ने नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हम खुजदार में स्कूल बस पर बेरहमाना और शफाकाना हमले की मजम्मत में पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ शामिल हैं। मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। हम अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशां हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों से मुताल्लिक़ इदारे यूनिसेफ के पाकिस्तान ऑफिस ने अपने बयान में कहा है कि यूनिसेफ खुजदार में स्कूल बस पर होने वाले होलनाक हमले की सख्त मजम्मत करता है। यूनिसेफ उन बच्चों के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता है जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए और तमाम मुतासरा अफराद के साथ यकजहती का इजहार करता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी बच्चे के लिए स्कूल जाना कभी भी ख़तरनाक अमल नहीं होना चाहिए, मगर अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के बहुत से बच्चों के लिए यही तल्ख हकीकत बन चुकी है। आज सुबह बलूचिस्तान के बच्चे एक आम दिन की तरह स्कूल जाने के लिए निकले थे। वो अपने दोस्तों के साथ सीखने का एक और दिन शुरू करने के लिए पुरजोश थे, मगर बदकिस्मती से वो एक शफ़ाक हमले की जद में आ गए। मासूम जाने, उनके ख्वाब और मुस्तकबिल बिखर गए, ख़ानदान उजड़ गए। जो बच्चे बच गए वो जिस्मानी और जहनी ज़ख्मों के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। ये तबाहकुन, जुल्म और बेमकसद अजियत अब बंद होनी चाहिए। बस बहुत हो चुका। बच्चे कभी भी तशद्दुद का निशाना नहीं बनने चाहिए। इससे पहले हफ्ते के दिन शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में एक घर पर बॉम्ब हमले में 4 बच्चे शहीद और ख़ातून और बच्चों समेत 5 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। शहीद अफराद और ज़ख्मियों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक शहीद बच्चों की उम्रें 2 से 8 साल के दरमियान थी। वाक़े के खिलाफ बुरसा और इलाका मकीनों ने गम और गुस्से का इजहार किया। मैयतें रखकर धरना दे रखा है। धरने के बाइस इलाके की सड़कें बंद हैं। इस हवाले से एक बयान में ISPR का कहना है कि मीर अली में बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला फितनतुल ख्वारिज मुलविस है। 19 मई को मीर अली में अफसोसनाक वाक़े में सिविलियंस का जानी नुकसान हुआ। बाज़ हल्कों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। इल्ज़ामात के जवाब में फौरी तौर पर वाक़े के हवाले से जामे तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तमाम इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। ये वाज़ेह है कि अनासिर अपने भारतीय आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। फितनतुल ख्वारिज सिविलियन इलाकों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। शहरी आबादियों को इस्तेमाल करके ये अपने मज़मूम दहशत गर्दाना अज़ाइम को अमली जामा पहना रहे हैं। इनका मकसद मकामी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है, जो पूरा नहीं होगा
इस इंसानियत सोज वाक़े में मुलविस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और से बात करेंगे हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, जो अब से कुछ देर पहले ही बलूचिस्तान का दौरा करके वापस आए हैं वज़ीर आज़म के साथ। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत दर्दनाक मनाजिर, बहुत दर्दनाक वाक़या, दुनिया इसकी मजम्मत कर रही है, अमेरिका की तरफ से भी मजम्मत की गई है। पाकिस्तान ने इसका इल्ज़ाम भारत पर लगाया है और ख्वाजा साहब ज़ाहिर क्योंकि वाक़या होते ही लगाया है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, दुनिया ने बाय नहीं किया और कहा कि कोई सबूत नहीं फराहम किए। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इस हवाले से पजीराई मिली। पाकिस्तान ने इमीडिएटली इल्ज़ाम लगाया है, हमारे पास भी कोई सबूत हैं या हमने भी इल्ज़ाम लगा दिया है? नहीं, डेफिनेटली वी विल कोलैबोरेट व्हाटएवर वी हैव सेड। और आपको पता है कि ये DLA जो है ये बड़ा उसके बड़े सबको उनके रिलेशनशिप जो है इंडिया के साथ जो है सबको पता है, और दिल्ली में उनकी लीडरशिप बैठी होती है। तो जो हमारे पे जो इल्ज़ाम लगा था उसमें तो कोई पाकिस्तान का कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक जो है वो साबित नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे तो DLA जो है वो तो टोटली इंडिया की एक प्रॉक्सी के तौर के ऊपर जो है ना वो वहाँ पे लड़ी है। मैं ये मीडिया पे बड़ी देर से कह रहा हूँ, BLA और TTP दोनों जो है ना प्रॉक्सीज है इंडिया की जो है। दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन और नेशनलिज्म। वो हिंदुस्तान उनको फाइनेंस करता है, वो हमारे यहाँ पे खूनरेजी करते हैं। साहब, और इस पर्टिकुलर वाक़े की भी कोई ऐसी एविडेंस है? क्योंकि हमने जाफर एक्सप्रेस के बाद भी, अफसोसनाक वाक़े के बाद भी कहा कि भारत मुलविस है, कि दुनिया के सामने वो सबूत रख सके या भारत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर वो कहता है कि जी हम दहशतगर्दी पर बात करेंगे तो हम बता सके कि ये सबूत मौजूद है, पाकिस्तान बता सके उन्हें? नहीं, बिल्कुल we'll be able to prove that। तो कोई ऐसी नहीं खाली खुली बात नहीं है। और साहब फिर एक सवाल ये भी है कि ज़ाहिर क्योंकि आज वज़ीर आला ने भी कहा कि बहरहाल इंटेलिजेंस थी, कुछ कर सकता है, बच्चों पर हमला करेगा इसकी नहीं थी। खुजदार ज़ाहिर हाईली एक सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों में कई हमले हुए माजी में। 4 दिन पहले हफ्ते की रात को खुजदार में ही लेवीज़ की चेक पोस्ट पर हमले में 4 लेवीज़ एहलकार शहीद हुए थे। तो इंटेलिजेंस नहीं थी, सिक्योरिटी फेलियर है, क्या कहिएगा? देखिए ये कहना कि 100% आप फूल प्रूफ सिक्योरिटी कर सकते हैं, हमारी तो वहाँ पे कोई उस तरह की प्रेजेंस नहीं है जिस तरह की प्रेजेंस जो है हिंदुस्तान ने अपनी कश्मीर में रखी हुई है। वो 9 लाख फौजी रखे हुए हैं, हमारी तो पूरी फौज जो है वो 9 लाख नहीं है। हमारे वहाँ पे एक कोर है जो कोयटा में है, और उसके कोर के नीचे जो डिवीजन होती हैं वो हैं। डिवीजनल हेडक्वार्टर जो है वो मेरे ख्याल है खुजदार में है, एक कहीं और पे है। तो ये हमारी खासा उसके साथ, लेकिन हमें हेल्प है इसकी जो लेवीज हैं या FC है या इस किस्म की जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं वो वहाँ पे हैं हमारी कवर देने के लिए फौज को। लेकिन स्टिल ये मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 50% ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान। It is stretched out on a very, very vast area, and there is no greenery, there is no tree cover or anything of the sort. So उसको करना जो है, उसको pursue करना भी जो है ना, it's a very difficult job. But our people are doing अच्छी जो है ना वो कर रहे हैं। पहले से ज़्यादा जो है दहशतगर्द भी मारे जा रहे हैं और सिक्योरिटी सिचुएशन भी कदरे जो है पहले से बेहतर हुई है। साहब, हमारे जो नुमाइंदे हैं जो कवर कर रहे थे उनके मुताबिक इंतहाई दर्दनाक मनाजिर हैं, जो बच्चियां जो मुतासिर हुई हैं, आप ज़ाहिर खुद अब वहाँ से आए हैं। तो इसके बाद जब BLA की तरफ से, इन दहशतगर्दों की तरफ से ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हों, रियासत की तरफ से हतमी तौर पर क्या फ़ैसला क्या है, किस तरीके से इस ख़तरे से निपटना है? We'll hit them back with full force. कोई no leniency or allowance will be given to them. Absolutely not. जब ये आप नॉन कम्बैटेंट्स को जो है बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, बच्चियाँ, स्कूल की बच्चे और उसमें जो थोड़े से जो साथ स्टाफ था उनके जो गार्ड्स भी थे उनके साथ जो है गाड़ियाँ जो है मूव करती हैं, गार्ड्स के साथ मूव करती हैं।
तो मैं समझता हूँ कि दिस इज इससे ज़्यादा क्या बारबैरिक जो चीज़ हो सकती है कि आप छोटे बच्चों को भी जो है अपनी दहशतगर्दी का निशाना बनाएं। और मेरा अपना ख्याल है, मेरा आई कुड बी रॉन्ग, कि इस किस्म की जब बातें होती हैं तो फिर जो है इस किस्म की मूवमेंट्स जो है ना वो पॉपुलर नहीं रहती हैं, दे लूज पॉपुलैरिटी। कि जब वो इस किस्म की आप कह सकते हैं कि बच्चों को, औरतों को, इस तरह के लोग जो पीपल हु कांट डिफेंड देमसेल्व्स, उनको जब निशाना बनाया जाए तो वो कोई भी मूवमेंट हो दुनिया में कहीं भी हो, अल्टीमेटली जो है ना वो इट विल बी कंडेम्ड एंड अल्टीमेटली जो है लॉस ऑफ स्टीम होगा उसमें जो है। और सब, और क्योंकि भारत अपना वफ्द भेज रहा है, पाकिस्तान भी दुनिया में अपना वफ्द भेज रहा है, पहलगाम वाक़े के बाद और फिर जो मिलिट्री स्ट्राइक्स के बाद जो कुछ हुआ, भारत में तो तनकीद हो रही है। पाकिस्तान जब अपना वफ्द भेजेगा तो क्या इस हवाले से भी सबूत साथ लेकर भेजेगा कि भारत की क्या इन्वॉल्वमेंट है जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक केस बनाने की कोशिश कर रहा है? वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और दूसरा ये है कि हम सबको कह रहे हैं कि जी आप पहलगाम के वाक़े की जो है वो करवाएं, कि एक झूठा वाकया जो है उसको आप बना के एक्सक्यूज बना के जो है यूर एक्चुअली threatening this whole area with nuclear confrontation, which is very very irresponsible. हम तो बार बार कहते हैं कि न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन जो है वो कभी भी हम इनिशिएट नहीं करेंगे, बट इफ वी आर अटैक्ड विद न्यूक्लियर डिवाइसेस तो डेफिनेटली फिर हम भी जो है हमने इस जो क्लैश हुआ है इसमें भी 3-4 दिन जो है हमने रेस्ट्रेंट अप्लाई किया कि एस्केलेशन ना हो, लेकिन पैगाम भेज के एस्केलेशन का नहीं होनी चाहिए, डी एस्केलेट करते हैं। उसके बाद भी इन्होंने रात के 2 बजे 2:30 बजे जो है हमारे 3-4 नूर खान बेस है, बुलैरी है, रेंजर खान है, एक और है, 4 जगह इन्होंने अटैक किए। और बट दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। उसके बाद फिर वी वेंट इन और फिर जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनी। दूसरी जानिब पाक भारत तनाज़े और जंगबंदी के बाद अब अगला सवाल यह है कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है और पाक भारत तनाज़े और जंगबंदी के बाद उठने वाले कई सवालात पर अपना मौक़िफ़ सामने रखा है और एक बार फिर देरपा अमन की ख्वाहिश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था। कोई भी फैसला करने से पहले मैं नवाज शरीफ से भी मुशावरत करता हूँ। जंग में किसी एक की जीत होती है तो किसी एक की हार होती है। जंग मुस्तकिल हल नहीं है, देरपा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुज़ाकरात हुए तो दोनों ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। बातचीत के दौरान पाकिस्तान की जानिब से 4 अहम नकात शामिल होंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी। तीसरे मुल्क में बातचीत करने का फैसला अच्छा हो सकता है। भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राजी नहीं हुआ। भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात में शिरकत पर भी आमादा नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। दूसरी जानिब भारतीय फौज और मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया था कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया, जिसे भारतीय दिफाई सिस्टम के जरिए नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान इस दावे को मुसलसल झूठ करार दे रहा था और कह रहा था कि पाकिस्तान कभी भी जो मजहबी मकामात हैं उन पर हमला नहीं करेगा, अमृतसर में कभी हमला नहीं करेगा। मगर इसके बावजूद भारतीय मीडिया खासतौर पर सहाफ़ी बरक़ा दत्त ये दावा करती रही कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की है, जिसकी भारतीय फौज भी तस्दीक कर रही है उनके मुताबिक। साथ ही भारतीय मीडिया में यह भी रिपोर्ट हुआ कि गोल्डन टेम्पल में नस्ब एयर डिफेंस गन्स के जरिए पाकिस्तान का हमला नाकाम बना दिया गया है। मगर पहले सिख बिरादरी ने इस बात की तरदीद कर दी और बताया कि गोल्डन टेम्पल में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब भी नहीं है। और फिर भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने भी वजाहत कर दी कि गोल्डन टेम्पल की हदूद में एयर डिफेंस गन्स या कोई दूसरा दिफाई सामान लगाया ही नहीं गया है। इस हवाले से मीडिया पर सर्कुलेट करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। इसके अलावा भारत की हालिया सिफारती तन्हाई पर वज़ीर आज़म मोदी को अपोजिशन और मीडिया कड़ी तनकीद का निशाना बना रहा है और उनके गुज़िश्ता 11 साल में मुख्तलिफ ममालिक के दर्जनों दौरों का हवाला देकर तंज़ किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म मोदी ने अमरीका समेत कई ममालिक का कई बार दौरा किया, मगर जब भारत को ज़रूरत पड़ी तो किसी एक मुल्क ने भी भारत का साथ नहीं दिया और भारत मुकम्मल तौर पर तनहा खड़ा था और पाकिस्तान का बयानिया दुनिया कबूल कर रही थी। इसलिए मोदी के इतने ज़्यादा दौरों से भारत को क्या फ़ायदा हासिल हुआ। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस मल्लिकार्जुन ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि वज़ीर आज़म
11 साल से मुसलसल बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं, मगर जब भारत को पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए आलमी हिमायत दरकार थी तो कोई भी मुल्क हमें सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आया। गुज़िश्ता 11 साल में वज़ीर आज़म मोदी ने 151 बैरून मुल्क दौरे किए और वो 72 ममालिक गए। इसमें से उन्होंने 10 बार अमेरिका का दौरा किया, मगर फिर भी हमारा मुल्क तनहा खड़ा है। क्या वज़ीर आज़म का काम यह है कि वो गैर मुल्की दौरे करें और सिर्फ तस्वीर खिंचवाएं? कांग्रेस के सदर ने मजीद कहा कि IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब का कर्ज दे दिया, मगर किसी ने भी भारत के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की। अमरीकी सदर ने यह कहकर हमारे मुल्क की बेइज्जती की है कि मैंने सालिसी करके पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी करवाई। उन्होंने ये बात 7 से ज़ायद मरतबा दोहराई है। पूरा मुल्क मुत्तहिद था, मगर मोदी जी अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात पर अभी तक अवाम को वजाहत फराहम ना करके इस इशू को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। इसराइली जारियत बढ़ती जा रही है और फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, बैनुल-अक़वामी मीडिया की, मगरबी मीडिया की ज़बानी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बच्चे भूख का शिकार हो रहे हैं, कैसे कहत की सूरत हाल है, मगर इसराइली बमबारी जारी है। एक ब्रेक के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जंगी अज़ाइम और हठधर्मी की वजह से तकरीबन 3 माह से गज़ा में इमदाद की बंदिश ने इंसानी बहरान को इंतहाई संगीन बना दिया है और हालात एक इंसानी अलमिये की सूरत इख्तियार कर गए हैं। लाखों फ़लस्तीनी खुराक, पानी, अद्वियात और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हो चुके हैं। अस्पतालों में बिजली, ईंधन और तिब्बी सामान की शदीद किल्लत है। छोटे मासूम बच्चे भूख से निढाल हैं और शदीद ग़िज़ाई किल्लत की वजह से हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चे मौत के दिहाने पर हैं। ऐसे में इसराइल ने फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी बड़े पैमाने पर वसी कर दी हैं और पूरे गज़ा पर कब्ज़ा कर रहा है। दुनिया भर से इसराइली इक़दामात और गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और उसकी मजम्मत की जा रही है। पाकिस्तान ने भी गज़ा में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत की है। इसके अलावा कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत 20 से ज़ायद मगरबी ममालिक ने भी इसराइल के इक़दामात और गज़ा में इमदाद की बंदिश पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सारी सूरत हाल पर तकरीबन पूरा बैनुल-अक़वामी मीडिया संगीन इंसानी अलमिये को मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है और इसराइल की बर्बरियत दुनिया को दिखा रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN समेत दीगर इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स बनाई हैं। हम एक एक करके सब आपको दिखाएंगे। देखिए, CNN ने अपनी रिपोर्ट में इसराइली फोर्सेस की हालिया वसी फौजी कार्रवाइयों की तफसीलात बताते हुए कहा है कि यह अब तक का सबसे खूनी मरहला साबित हो सकता है, जिसमें जुमे से 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन चुके हैं। रिपोर्ट में दर्दनाक मनाज़िर भी दिखाए गए। इसराइल की गज़ा में जंग का अगला मरहला शुरू हो चुका है और ये अब तक का सबसे खूनी मरहला साबित हो सकता है। इस हफ्ते इसराइली मिलिट्री ने नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें गजा पर तबाहकुन बमबारी की गई है। इस मिशन के लिए हजारों की तादाद में इसराइली फौजियों को तैयार किया गया है। इस वक्त बहुत शदीद लड़ाई जारी है, जो शदीद भी है और बड़ी भी। हम आगे बढ़ रहे हैं और इस दफा पूरी गजा पट्टी को अपने कंट्रोल में लेकर ही दम लेंगे। जुमे से अब तक इसराइली बमबारी में 300 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। आम शहरियों की हलाकतें एक बार फिर बहुत ज्यादा हैं। मरने वालों में ये बच्ची भी शामिल है, जो सिर्फ 4 माह पहले ही पैदा हुई थी। इसका नन्हा सा जिस्म इस वक्त उसके बाप के सीने पर मौजूद है, जबकि उसके घर वाले इस वक्त सारी सूरत हाल को समझने के लिए अल्फाज ढूंढ रहे हैं। इस बच्ची के अंकल के मुताबिक ये बच्ची और इसके माँ बाप रात में सो रहे थे कि जब इसराइली फौज ने उन्हें उनके बेडरूम में बमबारी का निशाना बनाया। उनके मुताबिक उन्हें नहीं पता कि आप क्या कहें, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं सुनता। ना ही अरब ममालिक सुनते हैं और ना ही मुसलमान, कोई नहीं सुनता। खान यूनुस में एक बार फिर लोग अपना सामान लेकर नकले मकानी करने पर मजबूर हैं, क्योंकि इसराइली फौज ने फिर बमबारी शुरू कर दी है। इसराइली फौज ने इस इलाके को जंगज़दा इलाका डिक्लेयर कर दिया है, declaring the area a dangerous combat zone. गजा को कहत की नहज पर पहुंचाने के बाद इसराइल अब 11 हफ्ते से रोकी गई इमदाद का थोड़ा सा हिस्सा बहाल करने पर रजामंदी जाहिर कर रहा है। Amid the destruction, इसराइल की बमबारी के बाद गजा के शहरियों की नजरें कतर में होने वाले मुज़ाकरात पर हैं। but here, flickers of और दूसरी तरफ मलबे से एक और बॉडी निकाली जा रही है। from the rubble. हम इस उम्मीद के साथ सोए थे कि शायद आने वाला कल बेहतर होगा, मगर अचानक मजीद तबाही देखने को मिली। मेरा पैगाम है कि ये देखें और इस जंग को रोकें। Stop this war. More men eventually join the Ra'ed to pull out their neighbor's body and carry him out of the rubble. Signs of hope now seem far away once again. अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में हालिया इसराइली हमलों से एक दफ़ा फिर जबरी नकल मकानी पर मजबूर फ़लस्तीनियों को दिखाया है, जिसमें बमबारी के दौरान बार बार एक जगह से दूसरी जगह जबरी मुंतकली पर मजबूर फ़लस्तीनी ख़ानदानों के दर्दनाक
मनाज़िर देखे जा सकते हैं। हजारों फलस्तीनी इस वक्त फिर हिजरत करने पर मजबूर हैं क्योंकि इसराइल ने खान यूनिस में बदतरीन हमले शुरू कर दिए हैं। हमें नहीं पता कि हम कहां जाएं। हमें नहीं पता कि कोई ऐसी महफूज जगह रह गई है जहां हम जा सकते हैं। हमें तबाह किया जा रहा है। पूरी गजा की पट्टी पर बमबारी की जा रही है और हमारे बच्चे मर रहे हैं। इसराइल की बमबारी गजा पर उसके ताज़ा हमलों का एक हिस्सा है। फजाई बमबारी के साथ साथ जमीनी फौज की कार्रवाई ने चंद दिनों में ही सैकड़ों लोगों को मार डाला है। इसराइली वजीर आजम के मुताबिक इस सब के नतीजे में फलस्तीनियों को जबरदस्ती फलस्तीन से निकाल दिया जाएगा। 2 माह से जायद मुहासरे ने गजा में पहले ही बदतर इंसानी हालात को मजीद बिगाड़ दिया है। गजा के 23 लाख अवाम इस वक्त कहत के खतरे का शिकार है। मेडिकल सप्लाईज न होने के बराबर रह गई हैं। इसराइली लीडर्स अब अपने वो अज़ाइम वाज़े कर रहे हैं जिनके बारे में इंसानी हुकूक के इदारे एक तवील अरसे से वार्निंग दे रहे थे, और वो ये कि इसराइल फलस्तीनियों को जबरदस्ती फलस्तीन से निकालना चाहता है, मगर फलस्तीनी अभी भी यही कह रहे हैं कि वो कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अमेरिकी टीवी CBS न्यूज़ की रिपोर्ट में गजा में बढ़ती हुई भूख और कहत साली की हौलनाक सूरत हाल देखी जा सकती है। रिपोर्ट में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान भी चलाया गया। हजारों ट्रक गजा के बाहर खड़े हैं, मगर सिर्फ 5 ट्रक्स को इमदाद के साथ गजा में दाखिल होने की इजाजत दी गई। 80 दिनों से ना कोई खुराक, ना साफ पानी और ना ही अद्वियात को गजा में दाखिल होने दिया गया है, क्योंकि इसराइल ने गजा पट्टी में दाखिला बंद किया हुआ है। भूख इतनी बढ़ गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा को कहत का सामना है। इस वक्त तकरीबन 14,000 बच्चों को खुराक की कमी का सामना है, यानी अगर मुदाखलत ना की गई तो ये 14,000 बच्चे मर सकते हैं। अगर मुदाखलत ना की गई तो ये 14,000 बच्चे मर सकते हैं। अगर कहत की सूरत हाल संगीन हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। बैन अक़वामी बिरादरी को इंतजार नहीं करना चाहिए और फौरन मुदाखलत करनी चाहिए। पहले इसराइल ये दावा करता है कि गजा में खुराक का कोई बहरान नहीं है, मगर अब अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने पहली दफा खुद ये तस्लीम किया है कि गजा के अवाम को ग़िज़ाई बहरान का सामना है। इसराइली वजीर आजम ने ये भी कहा कि उन्हें अमरीकी दोस्तों ने बताया है कि वो गजा के अवाम की फाका कशी के मनाजिर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर उन्होंने कहा कि मैं महदूद इमदाद की इजाज़त दे रहा हूँ। इस वक्त गजा के बाहर इतनी इमदाद मौजूद है जो वहाँ की पूरी आवाम के लिए 1 महीने के लिए काफी है, मगर इसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। इस सूरत हाल को रोकना होगा और हमें लोगों को उनके पास जाकर इमदाद पहुंचाना होगी, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुके हैं। डॉक्टर्स के पास अद्वियात खत्म हो चुकी हैं। वो खुराक की कमी का शिकार बच्चों का इलाज ही नहीं कर पा रहे हैं, और रोजाना जख्मी होने वाले सैकड़ों अफराद का इलाज तो अब नामुमकिन हो गया है। इसराइल ने गजा पर हमलों में मजीद इजाफा कर दिया है, जिससे 1 हफ्ते में 600 अफराद मारे जा चुके हैं। बरतानिया के ITV ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे रोजाना फलस्तीनी शहरी इमदाद के लिए इमदादी मराकज़ पहुंचते हैं, मगर इसराइल की जानिब से इमदाद की बंदिश की वजह से उन्हें खाली हाथ और खाली पेट वापस जाना पड़ता है। गजा की आवाम अपनी जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाहर से आने वाली इमदाद पर इन्हिसार कर रहे हैं, मगर गुज़िश्ता 2.5 माह से इसराइल ने किसी भी किस्म की इमदाद को गजा में जाने से रोका हुआ है, जिसका मतलब है कि गजा के मुंतज़िर गजा की आवाम रोजाना खाली हाथ और खाली पेट अपने घरों को लौट जाते हैं। अमरीकी दबाव में इसराइल ने महज 5 इमदादी ट्रक गजा में जाने की इजाजत दे दी है, मगर लोगों की हालत और जरूरत को देखते हुए ये इमदाद बिल्कुल नाकाफी है। मगर फिर भी इसराइली वजीर आजम ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि इतनी महदूद इमदाद की इजाजत भी वो इंसानियत के नाते नहीं, बल्कि दोस्त ममालिक के सिफारती दबाव के नतीजे में दे रहे हैं। इसराइली फौज की तरफ से अगर गजा का मुहासरा खत्म किया जाता है तो गजा कहत की सूरत हाल से तो लौट आएगा, मगर पूरे गजा पर इसराइल का मुकम्मल फौजी कब्जा हो जाएगा, और इसलिए इसराइल बेदर्दी से फिजाई हमले कर रहा है, जिसमें 1 हफ्ते से रोजाना दर्जनों अफराद मारे जा रहे हैं। मारे जाने वाले ज्यादातर अफराद गजा के तमाम शहरी हैं, जिनमें ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों की है। आप देख सकते हैं कि जख्मी
जख्मी और मरे हुए गजा के शहरियों को इस ट्रक के ऊपर लाद कर अस्पताल ले जाया जा रहा है। आज इस्राएली फौज ने गजा के दूसरे बड़े इलाके खान यूनुस से लोगों को निकल जाने का हुक्म जारी कर दिया है। इस्राएली फौज का दावा है कि अब वो जो हमला करने जा रहे हैं, इतना बड़ा हमला कभी माजी में भी नहीं किया गया था। एक बरतानवी सर्जन जो गजा में अस्पताल में मौजूद हैं, वो भी आवाज उठा रही हैं। इस वक्त अवाम के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है और अब लग रहा है कि बमबारी और ज्यादा खौफनाक होने वाली है। गजा के इन अवाम को कहा गया है कि वो एक ऐसे इलाके में चले जाएं जहां पहले ही इस्राएली फौज बदतरीन बमबारी कर चुकी है। इस फैली हुई जंग में कोई भी इलाका महफूज नहीं है। BBC की रिपोर्ट में गजा में कहत के असरात के साथ देखा जा सकता है कि हज़ारों टन इमदादी सामान लिए सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा में पहुंचने के लिए तैयार खड़े हैं, मगर इसराइली हटधर्मी की वजह से ये इमदाद फ़लस्तीनियों तक नहीं पहुंच पा रही है। साथ ही इस रिपोर्ट में इसराइल की इमदाद तकसीम करने के मुतनाज़ निज़ाम पर भी बात की गई। इसराइली हुकूमत का दावा है कि वो सिर्फ महदूद इमदाद गजा में जाने देंगे ताकि वो इमदाद हमास तक ना पहुँचे। और अब से तकरीबन 3 माह पहले इसराइल ने गजा में खुराक की मुंतकली भी ये कहकर रुकवाई थी कि वो हमास पर दबाव डालना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे इसराइली इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि उनके पास गजा में आने वाली इमदाद का बाकायदा निगरानी का निज़ाम मौजूद है और ये इमदाद हमास के पास नहीं बल्कि गजा के अवाम के पास जाती है। मगर इस वक्त अमरीका समेत बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइली इक़दामात की मज़म्मत कर रही है और वार्निंग दे रही है कि गजा के अवाम तेज़ी से कहत का शिकार हो रहे हैं। हमें बताया गया है कि 1,16,000 मेट्रिक टन इमदाद गजा के बाहर मौजूद है, मगर ये उसी वक्त गजा के अवाम तक पहुँचेगी जब इसराइली हुकूमत इसकी इजाज़त देगी। मगर इस वक्त इसराइल एक मुतनाज़ा निज़ाम लाने की कोशिश कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी इदारों के मुताबिक इसराइल के इक़दामात गैर इख़लाक़ी भी हैं और नाकाबिले अमल भी। एक दिन पहले इसराइल ने नए मिलिट्री हमलों का ऐलान कर दिया है जो गजा के जुनूबी और शुमाली इलाकों में जमीन से किए जाएंगे। आज सुबह से खान यूनिस में शदीद बमबारी हो रही है। ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें अस्पतालों पर हमले हुए। ऐसे स्कूल पर हमला हुआ है जहां नकल मकानी करने वाले बच्चे मौजूद थे। पूरी गजा पट्टी में दर्जनों बच्चे मार दिए गए। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे फ्रांस 24 की रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा के एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर ने इसराइल की जानिब से इमदाद की बंदिश के असरात और उसके मुतनाज़ इमदाद के तकसीम के निज़ाम पर बात की। Trucks were carrying baby food along with other essential supplies of aid. अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ बच्चों के लिए महदूद खुराक और सप्लाईज के ट्रक को गजा में जाने की इजाज़त दी गई है, मगर माजी में सीज़ फायर के दौरान रोज़ाना 600 ट्रक की इमदाद के मुकाबले में ये इमदाद ना होने के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर के मुताबिक ये इमदाद समुंदर में कतरे के बराबर है और गजा के अवाम को बहुत ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है। मगर इसराइल अपने तरीके से काम करना चाहता है और गजा में इमदाद की तकसीम का अपना सिस्टम लाना चाहता है जिसमें इसराइली फौज के कब्जे में उसके ज़ेरे निगरानी इमदाद पहुंचाई जाएगी। मगर अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी इदारों ने इसराइल के इस सिस्टम को मुस्तरद कर दिया है क्योंकि उनके मुताबिक इसराइल इस तरह इमदाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा जिससे इमदादी इदारों के वर्कर्स खतरे में पड़ जाएंगे और गजा के मुस्तहिक अवाम तक इमदाद भी नहीं पहुँच पाएगी। इसी तरह अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कैसे इसराइल टारगेट करके गजा के पहले से ही तबाही के शिकार अस्पतालों को ख़त्म कर रहा है। गजा का अस्पतालों का निज़ाम तबाही के दहाने पर है क्योंकि मुसलसल इसराइली फौज उन पर हमले कर रही है। कमाल अदवान, अल शिफा, अल औदा, अल अहली अस्पतालों को शिमाली गजा में बार बार टारगेट किया गया है, जबकि जुनूबी गजा में अल अक्सा और नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स और यूरोपियन गजा अस्पताल को इसराइली फौज ने टारगेट किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसराइली फौज जंग के आगाज से अब तक गजा के अस्पतालों पर 686 हमले कर चुकी है, जिसकी वजह से गजा की पट्टी में 90% से ज्यादा अस्पताल या तो मुकम्मल तौर पर या फिर उनका बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। 1949 के जेनीवा कन्वेंशन के मुताबिक अस्पतालों, उनके स्टाफ और मरीजों पर हमला जंगी जराइम के ज़मरे में आता है। क्लेयर मुनेरा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के लिए इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर हैं और वो गजा से सूरत हाल बता रही हैं।
जो मैं गजा में देख रही हूँ इसमें ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। जिन हालात में लोग रह रहे हैं वो इंतहाई अज़ियतनाक है और उन्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए बार बार एक जगह से दूसरी जगह भागने पर मजबूर कर दिया जाता है। हमारा स्टाफ भी ऐसी सूरत हाल से दो चार है क्योंकि उनके लिए भी अस्पतालों में काम करना महफूज नहीं, यहाँ तक कि बाहर जाना भी महफूज नहीं। हमारे लिए काम करने की जगह भी महदूद होती जा रही है और आए रोज हमारे स्टाफ के लोग जख्मी हो जाते हैं और मौत के खतरे में काम कर रहे हैं। ना ही गजा में खुराक आने दी जा रही है और ना ही ईंधन और ना ही दवाएं, और ये सूरत हाल 2 मार्च से कायम है। और हम देख सकते हैं कि इस सूरत हाल के गजा के अवाम पर, खास तौर पर औरतों और बच्चों पर बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। मुझे ऐसे खवातीन और बच्चे भी मिलते हैं जिन्होंने हफ्ते से कुछ नहीं खाया होता और उनकी हालत बहुत खराब है क्योंकि उन्हें सोने के लिए भी कोई महफूज जगह भी दस्तयाब नहीं और अस्पतालों पर बमबारी की वजह से इलाज की सहूलत भी महदूद होकर रह गई है। नेतन्याहू की इस्राएली हुकूमत ने अपनी सियासी कमजोरियों को छुपाने और जंग के सियासी इस्तेमाल के ज़रिए गजा में जारी इंसानी अलमिया इस कदर बड़ा बना दिया है कि अब उसके वो मगरबी इत्तेहादी जो हर फोरम पर इसराइल का साथ देते आए हैं, उसका दिफा करते रहे हैं और उसकी फ़ौजी हिमायत तक करते रहे हैं, वो अब इसराइली बर्बरियत पर आवाज़ उठाने पर मजबूर हो गए हैं। मगर ट्रंप अब भी खुलकर तनकीद नहीं कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उनसे वाइट हाउस में एक सहाफ़ी ने गजा की सूरत हाल की तफसीलात बताकर सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने के बजाय ये कह दिया कि यह सवाल नहीं है, ये तो एक स्टेटमेंट है, अगला सवाल। मगर अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस के 2 ओहदेदारों ने बताया है कि सदर ट्रंप गजा में जारी जंग से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और फ़लस्तीनी बच्चों की तकलीफदेह तस्वीर देखकर अपसेट हैं और इस वजह से सदर ट्रंप ने अपने मुआवनीन से कहा है कि वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बताएं कि वो चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमरीकी और इसराइली अहलकार इस बात की तरदीद करते हैं कि ट्रंप इसराइल का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं वो नेतन्याहू पर शदीद दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान पॉलिसी के इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। जहां सदर ट्रंप जंग खत्म करना चाहते हैं तो वहीं वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसे बड़े पैमाने पर बढ़ा रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक एहलकार के मुताबिक गजा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, सदर ट्रंप इस पर फ्रस्ट्रेटेड हैं। ट्रंप जंग का खात्मा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यरगमालियों को वापस लाया जाए, गजा में इमदाद दाखिल होने दी जाए और गजा की तामीर नौ शुरू हो। दूसरी जानिब एक इसराइली एहलकार के मुताबिक इस वक्त नेतन्याहू को सदर ट्रंप की तरफ से कोई खास दबाव महसूस नहीं हो रहा है। इसराइली एहलकार के मुताबिक अगर सदर ट्रंप गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी का मुआहदा चाहते हैं तो उन्हें दोनों फरीकैन पर इससे कहीं ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत है। इसके अलावा कल बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि यूरोपीय कमीशन इसराइल और यूरोपीय यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जायजा लेगा। रॉयटर्स के मुताबिक मंगल को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह काया कैलिस ने इसराइल के साथ तिजारती शराकत दारी के मुआहदे का जायजा लेने का ऐलान किया। काया कैलिस ने इस हवाले से कहा कि इजलास में वजीरों की एक मजबूत अक्सरियत ने इसराइल के साथ मुआहदे के जायजे की हिमायत की जो गजा की सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी समझा जा रहा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के 27 में से 17 रुकन मुमालिक ने इस जायजे की हिमायत की है। जायजा इस बात पर मरकूज होगा कि आया इसराइल इस मुआहदे में शामिल इंसानी हुकूक की शक की पासदारी कर रहा है या नहीं। इस तजवीज़ को नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने पेश किया था। इसराइल ने यूरोपीय यूनियन के इस अहम फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से इसराइल की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम इस बयान में इख्तियार किए गए मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इसके अलावा अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने आज मकबूजा मगरबी किनारे में यूरोपीय और अरब हुक्काम पर मुश्तमिल एक वफ्द पर गोलियाँ चलाई हैं। इसराइली फ़ौज ने इस वाक़े की तस्दीक भी कर दी है, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। इस वाक़े पर फ्रांस ने इसराइली सफ़ीर को तलब भी किया है। और दूसरी जानिब ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ डील करने जा रहे हैं, मगर अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल मुमकिना तौर पर ईरान पर हमला कर सकता है। क्या नेतन्याहू इस डील को डीरेल करने जा रहे हैं? तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। एक तरफ गजा की तशवीशनाक सूरत हाल है, इस पर इसराइली जारियत पर मगरबी ममालिक का दबाव बढ़ रहा है जिसका इसराइल उन्हें जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मौक़िफ़ के खिलाफ ट्रंप ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसराइल ईरान से मुज़ाकरात के बजाय फौजी कार्रवाई को ज़्यादा तरजीह देता है। मगर गुज़िश्ता दिनों मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा होने के करीब है, जबकि इस दौरे के दौरान ट्रंप ने इसराइल को नज़रअंदाज किया था। इसराइली सूरत हाल से खदशात भी जन्म ले रहे हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो जाता है तो क्या इसराइल इस मुआहदे को कबूल करेगा। ऐसे में अब यह खबर सामने आ रही है
कि इसराइल मशरिक़ वस्ता में एक और मुहाज खोलने की कोशिश भी कर रहा है और वो ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया मालूमात से वाकिफ मुतअद्दिद अमरीकी ओहदेदार है कि अमरीका ने ऐसी नई खुफिया इतलात हासिल की हैं जिनके मुताबिक इसराइल ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइल की जानिब से ऐसा कोई भी हमला सदर ट्रंप की पॉलिसी से खुला इख्तिलाफ होगा। इससे मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर इलाकाई तनाज़ा फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है, जिससे अमरीका 2023 से बचने की कोशिश कर रहा है। हुकाम का कहना है कि अभी तक वाज़ेह नहीं है कि इसराइली क़यादत ने हतमी फैसला किया है या नहीं, और अमरीकी हुकूमत के अंदर भी इस बात पर गहरा इख्तिलाफ पाया जाता है कि आया इसराइल कार्रवाई करेगा या नहीं। अमरीका की खुफिया मालूमात से वाकिफ एक शख्स के मुताबिक ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमले का इम्कान हालिया महीनों में नुमाया तौर पर बढ़ गया है, और अगर ट्रंप की निगरानी में होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के तमाम यूरेनियम ज़खायर को ख़त्म करने का फैसला ना किया गया तो हमले का इम्कान मजीद बढ़ जाएगा। अमरीकी खुफिया इतलात से वाकिफ मुतादिद ज़राए ने बताया है कि तशवीश में इजाफा इसराइली सीनियर हुकाम के अवामी और खुफिया पैगामात की वजह से हुआ है। साथ ही इसराइली कम्युनिकेशन की निगरानी और इसराइली फौजी नकलो हरकत के मुशाहिदात की बिना पर भी तशवीश पाई जाती है, जो एक मुमकिन फौरी हमले की निशानदेही कर सकते हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फौजी तैयारियों में फ़िज़ाई हथियारों की मुंतकली और एक फ़िज़ाई मश्क शामिल है। ताहम ये इशारे इसराइल की जानिब से ईरान पर महज दबाव डालने की कोशिश भी हो सकते हैं ताकि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के अहम नकात छोड़ दे, जो व्हाइट हाउस के लिए पेचीदा और बदलती हुई सूरत हाल की अक्कासी करता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।